हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में जो मैंने एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है, काफी सिंपल लैंग्वेज में, काफी सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करा है ताकि आपको इजीली उसके कॉन्सेप्ट समझ में आए। डिटेल एक्सप्लेनेशन है और आपके आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपको जो नहीं समझ में आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो एमसीक्यू से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एन एब्सोल्यूट जीरो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो रिमेंबर, आपके जो मेजर ऑफ स्केल होते हैं उसमें आपके 4 टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसमें आपको ये जो 4 टाइप्स की स्केल ऑफ मेजरमेंट है उसको कुछ इस तरीके से इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है। नॉयर, N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio। नॉमिनल का मतलब होता है कि जिसमें आपके पास जो भी नॉमिनल स्केल में जो भी आपके पास डेटा होगा, आप उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बेसिस पे आप उसको कैटेगराइज करोगे, आप उसको डिवाइड करोगे। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, उसी तरीके से सेम नॉमिनल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही ऑर्डिनल में होते हैं। और ऑर्डिनल में आप क्या करते हो, जब भी आपके पास डेटा होता है उसको आप एक रैंक देते हो, आप उसमें कुछ ऑर्डर फॉलो करते हो। देन इंटरवल, इंटरवल में ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इंटरवल में क्या होता है, आपके जो नंबर्स होते हैं आप उनको एक पर्टिकुलर एक इक्वल इंटरवल्स में बांट देते हो। और रिमेंबर, इंटरवल जो होता है उसमें आपका जीरो का कुछ मीनिंग नहीं होता है। इंटरवल में आपके जीरो का कुछ मीनिंग नहीं होगा। जैसे टाइम है, टाइम पहले एक बजता है, फिर 2, फिर 3, 4, उसमें जीरो कभी आपने देखा टाइम कभी जीरो हो गया? नहीं। तो उसी तरीके से इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। देन रेशो, रेशो में आपके इंटरवल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको उसके कैटेगरीज, उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बेसिस पर उस डेटा को कैटेगराइज करते हो, उसको डिवाइड कर लेते हो। देन आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक ऑर्डर देते हो और एक रैंक के बेसिस पर उसको कुछ ऑर्डर में अरेंज करते हो। देन रेशो में आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हो। एंड रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मान लीजिए आपकी एज 0 है, मतलब आपकी जब एज 0 थी तब आप उस दिन आपकी बर्थ हुई है, उस दिन आप पैदा हुए हैं। इसी तरीके से रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो आपकी जो रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट है उसमें आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशो। नेक्स्ट,
द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रिफर करता है। सो रिमेंबर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए हमको एक स्टडी करना है, रिसर्चर को एक स्टडी करना है, ये देखना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर। अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, तो अगर वो स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, कि स्मोक करने से उसके लंग पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसका लंग अफेक्ट होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग है, हमें पता है ये तो प्रूवन थ्योरी है कि स्मोकिंग करने से आपको क्या होता है, लंग कैंसर। ओके, आपको लंग डिसीज होती है अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हो तो। सो स्मोकिंग क्या करता है, कॉज करता है। स्मोकिंग का हम कॉज देख रहे हैं लंग पर, और लंग कैंसर जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसका इफेक्ट देखते हो। सो रिमेंबर, जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आपको ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिफर्स टू कॉज, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज बताता है कि इसमें यहाँ पर आप स्मोकिंग को कॉज देख रहे हो, स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोकिंग का आप क्या देख रहे हो, इस केस में कॉज देख रहे हो। तो रिमेंबर, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें आप कॉज देखते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आपका होगा उसका आप कॉज देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू कॉज। देन इफेक्ट तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, लेट्स पे पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब रह गई बात आपके ऑप्शन ई एंड ऑप्शन जी की। ऑप्शन ए क्या है, रिजल्ट, एंड ऑप्शन डी आउटपुट। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देखता है, बल्कि आप उसका इफेक्ट देखते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी आउटपुट, कोई चीज का आउटपुट नहीं बताता है बल्कि कॉज बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉज। Next, the research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनकी बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, क्या उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। ओके, इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो।
सो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थियोरी को डेवलप करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, The device that is used by researchers to collect data for a study is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो रिसर्चर यूज करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ऐसी डिवाइस जो रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, जैसे रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई डिवाइस यूज करते हैं जिनके थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आपका कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और क्वेश्चनर्स के थ्रू। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके थ्रू रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में डेटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट। ऐसी डिवाइसेस जिनसे रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में डेटा कलेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देन हम ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ पर कोई आइडिया और हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सैंपल। सैंपल क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन का सबसेट, पॉपुलेशन के सबसेट को हम कहते हैं सैंपल। यहाँ पर हमें ऐसा पॉपुलेशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के assumptions और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जिसको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ हाइपोथेसिस से रिलेटेड, कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड और रिसर्च के कोई अजम्पशन से रिलेटेड कोई पूछा नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस जिनसे रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, Which one of the following represent a sample group? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिमेंबर, इस क्वेश्चन के लिए आपको बस दो ही ऑप्शंस पर फोकस करना है, एक है आपका जर्नल पॉपुलेशन, एक है आपका टारगेट पॉपुलेशन। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन बी और सी की। ऑप्शन बी आपका है कंट्रोल ग्रुप एंड ऑप्शन सी इज स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप क्या होता है, जिसमें आप एक ग्रुप बनाते हैं उसमें स्टडी की जाती है। तो सैंपल ग्रुप, स्टडी ग्रुप आपके सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके दो ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप एंड सेकेंड होता है आपका ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट ग्रुप। अब ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है, जिसमें मान लीजिए आप किसी डिसीज के अगेंस्ट ड्रग डेवलप कर रहे हो। ट्रीटमेंट ग्रुप में आप एक्चुअल ड्रग दोगे, आपके जो सैंपल्स हैं उनको एक्चुअल ड्रग दोगे, और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनको आप ड्रग नहीं दोगे बल्कि आप कोई प्लेसिबो दोगे या फिर कोई जेम्स की गोली दोगे, लेकिन एक्चुअल ड्रग नहीं दोगे, आप उस ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहते हो। ओके, कंट्रोल ग्रुप भी आपकी सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई आपकी ऑप्शन ए एंड डी की बात। ओके, ऑप्शन ए आपको गिवन है जनरल पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी इज टारगेट पॉपुलेशन। सो रिमेंबर, जनरल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो जनरल हो जाएगी। आप मान लीजिए यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, पूरी जनरल पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है पूरी ले ली हमने, तो ये जनरल पॉपुलेशन हो जाती है। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन मतलब मान लीजिए मुझे एक स्टडी करनी है स्मोकर्स पर। ओके, मुझे एक स्टडी करनी है स्मोकर्स पर। मैं अपनी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगी जो स्मोकिंग करता हो। मैंने क्या कर लिया, अपने पॉपुलेशन में से ये पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन को, इस पर्सन को, और भी एक दो पर्सन हो गया जो स्मोकिंग करते होंगे। ठीक है, मैंने ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं, जो मैंने रेड से यहाँ पर मार्क करी हो, ऐसे पर्सन है जो स्मोकिंग कर रहे हैं। मैं अपने स्टडी में ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करूंगी, अपने पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगी जो स्मोकिंग करते हैं। मैंने पॉपुलेशन में से जिन जिन को मार्क करा है वो मेरी हो जाएंगे टारगेट पॉपुलेशन। ओके, ये सारे मेरे पर्सन क्या हो जाएगा, टारगेट पॉपुलेशन, ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं।
जनरल पॉपुलेशन क्या हो जाएंगे, जिसमें दोनों भी मेंबर्स आ जाएंगे, जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं। लेकिन मेरी स्टडी का पार्ट क्या होंगी, मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होंगी, स्मोकर्स, जो ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इन्हीं लोगों को लूंगी, जो मेरा एक सैंपल बन जाएंगे, ये सैंपल ग्रुप हो जाएगा। सो रिमेंबर, आपका जो सैंपल ग्रुप है, जो आपकी सैंपल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है आपका टारगेट पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टारगेट पॉपुलेशन, नॉट जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन तो आप सबको कहोगे, टारगेट पॉपुलेशन जो आपके स्टडी का एम है, उसको आप कहोगे टारगेट पॉपुलेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप आर मेजर्ड एट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप, ये तीनों भी चीज को मेजर करने के लिए आप कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। सो रिमेंबर, जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप में आपके पास जो भी डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट पे आपके पास जो भी डेटा होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए और बी की। आप जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप, ये जो आपके पास तीनों भी, हम आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है। तो जेंडर क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों भी प्रेजेंट होंगे, आप उनको उनके कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हो। उसी तरीके से रिलीजन को और ब्लड ग्रुप को भी। लेकिन यहाँ पर आप किसी चीज को रैंक नहीं दे सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल अच्छे होते हैं, मेल ही अच्छे होते हैं, फीमेल ही अच्छे होते हैं। आप किसी चीज को रैंक नहीं दोगे। सो ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में हम किसी भी चीज को रैंक देते हैं। सो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो चीजें गिवन है, जैसे जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, आप उसमें किसी भी चीज को रैंक नहीं देंगे, किसी चीज को बताओगे नहीं कि ये रिलीजन अच्छा है, वो रिलीजन अच्छा है, ये जेंडर अच्छा है, वो जेंडर अच्छा है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए की, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आप क्या करते हो, लोगों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनके फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो, उनको कैटेगराइज कर लेते हो। सो उसी तरीके से जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप में आप क्या करते हो, जो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, सेम ब्लड ग्रुप के लोग हैं, सेम रिलीजन के लोग हैं, सेम जेंडर है, उनको कैटेगराइज कर दोगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जेंडर, रिलीजन एंड ब्लड ग्रुप को मेजर करने के लिए आप नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the variable which is influenced by the intervention of a researcher is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो चेंज होता है अगर रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रेटेजीज को चेंज करे। अब इस क्वेश्चन को हम और इजी तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। मान लीजिए एक रिसर्चर है, रिसर्चर को एक वैक्सीन डेवलप करना है कोई डिसीज के अगेंस्ट। ओके, सो रिसर्चर इस केस में क्या करेंगे, पहले एक डोज देकर देखेंगे कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं, कि डिसीज में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, जो वैक्सीन है उसका डोज डबल कर देंगे। ओके, डबल करने के बाद देखेंगे कि वो डिसीज इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, एक स्ट्रैटेजी लगाकर स्ट्रैटेजी चेंज करा। पहले रिसर्चर ने बोला मैं एक ये जो डिसीज है पर्टिकुलर, मान लीजिए कि XYZ डिसीज है, इस डिसीज के अगेंस्ट में एक डोज दूंगा और देखते हैं कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो नहीं हो रही है, इसलिए रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज को चेंज करा, अपनी डबल डोज कर दिया, 2 डोज कर दिया। 2 डोज करने के बाद रिसर्चर ने देखा ये जो डिसीज है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इस स्टडी में रिसर्चर ने क्या किया, कुछ वेरिएबल को चेंज करा, अपने स्ट्रैटेजीज लगाकर कुछ वेरिएबल्स को चेंज करा, जो कि आपका इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिसर्चर ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज अपने चेंज करे। सो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है इस केस में, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में आपका है डिसीज इंप्रूवमेंट, कि आपकी डिसीज इंप्रूवमेंट को रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं, सो कौन सा वेरिएबल चेंज होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट,
The restrictions that a researcher places on the study before gathering the data are called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में प्लेस करते हैं डेटा को गैदर करने से पहले. सो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस. डिलिमिटेशंस क्या होते हैं? वो फैक्टर होते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशन. अब डिलिमिटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल कैसा होगा डिलिमिटेशंस, मतलब कि रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा उस पर जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं सो रिसर्चर के कंट्रोल में कोई कोई थिंग्स होती है, जैसे कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, कहाँ से सैंपल लेना है, कितना डेटा कहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, कौन से मेथड से मैं सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगा, कितना सैंपल होना चाहिए. सो ये सारा रिसर्चर के कंट्रोल में होता है. सो रिस्ट्रिक्शंस मतलब यही होता है कि जिनको रिसर्चर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. सो ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं सो उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशन. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिलिमिटेशन. देन अब रह गई बात आपकी ऑप्शन डी लिमिटेशंस की. सो डिलिमिटेशंस और लिमिटेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है. लिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जिनको रिसर्च अपनी रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते. इनको रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे टाइम. अब मान लीजिए कोई रिसर्च लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है. सो टाइम को रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते अपने रिसर्च स्टडी में किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले. देन और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इक्विपमेंट, मतलब जो भी रिसर्चर के लैब में इक्विपमेंट होंगे रिसर्चर को उसको यूज करना है. रिसर्चर के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा. सो रिसर्चर इस चीज को भी आपके रिसर्च में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो डिलिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, और लिमिटेशन का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन ए assumptions. assumptions क्या होता है? assumptions ऐसे थिंग्स और ऐसे चीजों को कहते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये पूछ नहीं रहा है. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स तो आप सभी को पता होगा. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ मैथ्स होती है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं. डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे आप? कि आपके पास कोई डेटा होता है, आप उसका मीन निकालोगे, मीडियन, मोड, उस तरीके से आप किसी भी डेटा को एनालाइज करोगे. तो ये आपके मैथ्स का ब्रांच आता है. तो इस केस में आप कोई डेटा को गैदर उधर नहीं करते हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स. ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नहीं हो सकता है करेक्ट ऑप्शन. आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है. आपको डायरेक्टली जो भी ऑप्शन इनकरेक्ट है पहले उसको इनकरेक्ट कर देना है, और जो करेक्ट है जैसे यहाँ पर आपके जो आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी और डी में ही कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन ए और बी का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से. सो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च में कंट्रोल करता है किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले, सो उनको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिलिमिटेशंस. नेक्स्ट, डिडक्टिव रीजनिंग इज अप्लाइड इन वन ऑफ द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिडक्टिव रीजनिंग हम कौन सी रिसर्च में अप्लाई करते हैं. अब डिडक्टिव रीजनिंग होता क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग में रिमेंबर आप क्या करते हो, किसी भी जर्नल थियोरीज को प्रूव करने की कोशिश करते हो. डिडक्टिव रीजनिंग में आप किसी भी जर्नल थियोरीज को प्रूव करने की कोशिश करते हो. सो वो होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग. अब हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं. सो पहले हम ऑप्शन सी और डी देखेंगे. ऑप्शन सी आपको गिवन है एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हैं. एक्शन रिसर्च में आप कोई जर्नल थ्योरीज को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हो. आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है उसको इमीडिएटली सॉल्व करते हो. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन डी अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जिसमें आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हो. अप्लाइड रिसर्च में आप कोई जर्नल थ्योरीज को प्रूव नहीं करते हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की. ऑप्शन ए आपको गिवन है क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है आपकी? रिमेंबर, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव
रीजनिंग होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हो। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जिसमें आप आपके जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर आप कोई थ्योरी डेवलप करते हो। तो ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप थ्योरी डेवलप करते हो, थ्योरी को प्रूव नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च। यस, आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में अप्लाई करते हो। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप डिडक्टिव रीजनिंग किस तरीके से अप्लाई करोगे, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, आपके पास जनरल थ्योरी पहले से ही अवेलेबल होती है, देन उसके बेसिस पर आप उस थ्योरी को एनालाइज करते हो, उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको ऑब्जर्व कर उस थ्योरी को प्रूफ करोगे। सो ऐसा हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं। सो रिमेंबर, डिडक्टिव रीजनिंग आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में अप्लाई करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन कौन से डिजाइन को इन्वॉल्व करती है। अब जैसे हमें पता है क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च का मतलब होता है यहाँ पर आप कुछ डिसाइड नहीं करते हो, बल्कि आप रिसर्च करते जाते हो और वैसे वैसे चीजें इवॉल्व होती जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई रिसर्च, आपके कोई टॉपिक है, आप उस पर रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, उस टॉपिक पर आप पहले कोई एक मेथड से डेटा कलेक्ट करोगे, उस मेथड से उस टॉपिक को, उस रिसर्च स्टडी स्टार्ट करोगे, एक मेथड अप्लाई करोगे, उस मेथड से आपको कुछ आइडिया मिलेगा, फिर आप नेक्स्ट मेथड अप्लाई करोगे, सेकेंड मेथड अप्लाई कर देखोगे क्या हो रहा है, फिर उस मेथड को आप एनालाइज करोगे, फिर आपको कुछ हिंट मिल जाएगी। ओके, फिर इस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करोगे, हिंट मिल जाएगी, फिर आप हो सकता है आपको कोई और मेथड से आप फिर से रिसर्च परफॉर्म करने लगो। सो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पाथ है वो डिफाइन नहीं है आपका, बल्कि जो आप पाथ है आपका टाइम के साथ इमर्ज हो रहा है। आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर रहे थे हमने कि 3 मेथड अप्लाई करेंगे, 4 मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन वो करते 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 कुछ ना कुछ चीजें इवॉल्व हो जाती है, कुछ ना कुछ आपकी जो पाथ है वो इमर्ज हो रहा है टाइम के साथ। ओके, सो रिमेंबर, जहां पर आप देख रहे हो कि क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर आप कोई पहले से डिसाइड नहीं करते हो, टाइम के साथ साथ ये आपके जो टाइम के साथ साथ होते हैं, ये सारे चीज आपके इमर्ज होते जाते हैं, आपका जो रिसर्च ड्यूरेशन है इवॉल्व होता है। सो रिमेंबर, इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन आपका इमर्जेंट डिजाइन को इन्वॉल्व करता है। जैसे हमने अभी देखे, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका जो पाथ होता है वो डिफाइन नहीं होता है, बल्कि आपका पाथ टाइम के साथ साथ इमर्ज होता है, इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व्स इमर्जेंट डिजाइन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की। ऑप्शन ए आपको गिवन है कोरिलेटिव डिजाइन एंड ऑप्शन सी इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कोरिलेटिव डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये दोनों भी डिजाइन में हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज और मैनिपुलेट करते हो, और कोरिलेटिव डिजाइन में आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। तो कोरिलेटिव डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपको पहले से ही पता होता है कि हमें ये करना है, एक स्ट्रक्चर होती है। सो यहाँ पर आप कि जो क्वालिटेटिव डिजाइन है वो कोरिलेटिव डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को इन्वॉल्व नहीं करती है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इमर्जेंट डिजाइन। एंड thank you for watching this video. I hope this lecture is helpful for you all, and good luck with your preparations.